दोस्तों, अभी जब आपने दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जज के बारे में सुना होगा कि उनके घर में आग लग जाती है और अचानक से एक खबर आती है कि बहुत सारे करोड़ फाइल साहब नोट्स उनके घर से बरामद होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या सवाल पैदा होते हैं? वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज करिए और बताइए, सच बताइए, आपके दिमाग में क्या क्या ख्याल आए थे? क्या जुडिशरी को बहुत सारा प्रोटेक्शन मिला हुआ है? क्या बड़े लोग किसी भी तरीके का कोई काम करते हैं, कोई कांड करते हैं, वो बच निकलते हैं? क्या जजेस की कोई जवाबदेही नहीं होती है? इस तरह के क्वेश्चन आए होंगे ना। ये क्वेश्चन आपका जेन्युइन भी है, के साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चन आंसर और डिबेट भी स्टार्ट हो गया है। इसमें कुछ डिबेट तो बहुत सारे जेन्युइन है और कुछ डिबेट तो बहुत सारे सुपरफिशियल है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, बट लोग बोल दे रहे हैं। और वैसे भी इंडिया में रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा क्विक जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस का एक चलन बढ़ गया है ना, कि किसी के घर पे भी बिल्डोजर चला दो, किसी का एनकाउंटर कर दो। जस्टिस सिस्टम में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है, या ये कहे कि हमारी मशीनरी कुछ इस तरह की सिचुएशन पैदा कर दे रही है कि लोगों का विश्वास उठ जाए। इसलिए लोग हर चीज़ में क्विक सोल्यूशन, क्विक रिस्पॉन्स चाहते हैं, भले बाद में ये प्रूफ हो जाए कि वो सब चीज़ गलत थी। इसलिए हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जो नोट पाया गया था, उसके बाद जो स्टेट का, हमारी एजेंसीज का और सुप्रीम कोर्ट का जो रिस्पांस है, क्या वो ठीक है? हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि जजेस को इतनी इम्यूनिटी प्रोटेक्शन क्यों दिया गया है। जैसा कि हमको पता है कि हमारे सिस्टम के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर मेनली कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव रूल्स रेगुलेशन और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो काम होता है उसका, और जुडिशरी का काम उसका इंटरप्रिटेशन का होता है, उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट सही हुआ या नहीं हुआ है, कोई भेदभाव तो नहीं हो रहा है, और कानून का राज कहाँ पे नहीं है, उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। इसलिए जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से जहाँ तक पॉसिबल है उसको दूर रखा गया है। इसीलिए हमारे डीपीएसपी में भी ये प्रोविज़न है, आर्टिकल 50 के अंदर, देयर शैल बी इंडीवर टू सेपरेट द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी। एग्जीक्यूटिव जब जुडिशरी जितना ज़्यादा दूर रहेगा, इंसुलेट रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा, उतना ही ज़्यादा वो सरकार के ऊपर लगाम लगा पाएगा और आम आदमी के राइट्स की रक्षा कर पाएगा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में क्या सिस्टम दिया गया है। अगर कोई जज कोई गलत काम करता है तो उसके साथ क्या क्या उसके लिए प्रोविज़न दिए गए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 का सब सेक्शन 4 और 5 और उसी के एनालॉगस आर्टिकल 217 में वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज रेस्पेक्टिवली कोई गलत काम करता है तो उसके रिमूवल के लिए क्या प्रोविज़न होगा। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्लियामेंट को ये पावर दिया गया है कि अगर वो चाहे तो कोई एक्ट बना सकता है जजेस को कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए। इसीलिए पार्लियामेंट जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 एक एक्ट लेके आई, जिसमें जिसमें जजेस के रिमूवल का जो प्रोसीजर होता है उसको रेगुलेट करने के बारे में जिक्र दिया गया है डिटेल्स में। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजेस है, उसके खिलाफ कोई मिसकंडक्ट कर पाया जाता है तो उसको रिमूव करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है? पहले या तो लोकसभा के 100 मेंबर या राज्यसभा के 50 मेंबर एक मोशन पे साइन करेंगे और साइन करके स्पीकर को दे देंगे। लोकसभा में स्पीकर को, राज्यसभा में चेयरमैन को दे देंगे। अगर 50 और 100 मेंबर की साइन नहीं हो पाती है तो वहीं फेल हो जाएगा। साइन हो जाती है, उसके बाद वो स्पीकर और चेयरमैन के पास जाएगा। अब स्पीकर या चेयरमैन का ये डिस्क्रिशन है कि उसको एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट कर देता है। अगर रिजेक्ट कर देता है तो वो मोशन वहीं पे फेल हो जाएगा। अगर वो एक्सेप्ट कर देता है, 3 मेंबर एक कमेटी बनती है जो वो इन्वेस्टिगेट करती है कि जज के ऊपर जो चार्ज लगे हैं वो सही है या गलत है। और जो 3 मेंबर कमेटी बनती है उसमें तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब होते हैं, उसके अलावा एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं और एक बहुत ही इमीनियंट जूरिस्ट होता है जो लॉ का बहुत जानकार होता है। वो 3 लोग की कमेटी इन्वेस्टिगेट करती है कि चार्जेस कितना सही है, कितना गलत है। अगर वो 3 मेंबर की कमेटी जज को गिल्टी होल्ड कर देती है, अगर कमेटी ने उसको गिल्टी होल्ड कर दिया है, तो उसके बाद ये मोशन लोकसभा और राज्यसभा के पास सेपरेटली इंडिविजुअली जाएगा। ईच हाउस में, दोनों हाउस में वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। मेजॉरिटी का मतलब ये हुआ, उसके लिए एक हाउस की स्ट्रेंथ 300 है, वो फुल प्रेजेंट तो कभी होती नहीं है, और उसमें 200 मान लीजिए कि प्रेजेंट हैं। जितने मेंबर्स प्रेजेंट होंगे उसका 2/3 मेजॉरिटी उसको अप्रूव कर दे, यानी 200 में से
132-33 के आसपास उसको अप्रूव कर दे, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है क्योंकि जो 300 मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उसका 50% +1 होना चाहिए। तो आप सोचो कितना टफ है। और यहाँ से अगर पास हो जाता है तो फिर दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पर भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा। अगर दोनों जगह पे स्पेशल मेजॉरिटी से मोशन पास हो गया है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करके उसको रिमूव कर देगा। अब आप सोचो कि प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना टफ है। अभी तक हमारी हिस्ट्री में 70 साल की हिस्ट्री में एक भी सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट के जज के खिलाफ इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है, उसको पूरे प्रोसेस के बाद रिमूव नहीं करा जा सका है। ये इतनी ज़्यादा इम्यूनिटी, इतना टफ प्रोसेस बनाने के पीछे की वजह क्या थी, हमने एक तो स्टार्टिंग में डिस्क्राइब करा कि जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने की। उसके साथ ही साथ हम आए दिन देखते हैं कि हमारी जो स्टेट की मशीनरी है उसके ऊपर मिसयूज होने का, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का के ऊपर आरोप लगता है कि वो मिसयूज करती है। तो सोचो अगर ये जजेस के खिलाफ मिसयूज होना शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा बुरी हाल हो जाएगी हमारी डेमोक्रेसी का। जजेस कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। अभी भी ये एलिगेशन लगता है कि बहुत सारे जजेस की इंटीग्रिटी बहुत कंप्रोमाइज है इतनी इम्यूनिटी मिलने के बाद भी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि ये इस लेवल तक प्रोटेक्शन उनको मिल जाएगा कि वो कोई भी गलत काम करे, कोई भी एजेंसी उनके खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मिस्टर संजय हेगड़े ये कहते हैं कि इंसुलेशन मिला हुआ है कि सरकार की एजेंसी उनको परेशान न करें, और वो इंसुलेशन कोई इम्यूनिटी नहीं है कि वो कोई भी गलत काम करे उनको प्रोटेक्शन मिलता रहेगा। उनको फर्जी मामलों के उत्पीड़न से बचाने के लिए इंसुलेशन मिला है, ये कोई इम्यूनिटी नहीं है। ये इंसुलेशन को और ज़्यादा इंश्योर करने के लिए 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक फेमस जजमेंट आया था के वीरास्वामी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसेंट जरूरी है। इसीलिए जब फायर डिपार्टमेंट वालों ने जस्टिस वर्मा के घर में नोटों का बंडल देखा तो वो उनको जब्त नहीं कर सकी, ना पुलिस आ सकी, ना इनकम टैक्स, ना ईडी आ सकी, क्योंकि सीजीआई का कंसर्न बहुत जरूरी है। के वीरास्वामी जजमेंट को आगे चल के 99 में सुप्रीम कोर्ट एक इन हाउस प्रोसीडिंग की शुरुआत करी। यानी अगर कोई जज के अगेंस्ट में कुछ इस तरह का मैटर बनता है, पाया जाता है, सबसे पहले इन हाउस कमेटी वो प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगी, वो अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करेगी। जस्टिस वर्मा के अगेंस्ट में इन हाउस कमेटी 13 मेंबर्स की बनी है, वो मैटर इन्वेस्टिगेट करी है। याद रखिए कि ये जो इन हाउस कमेटी का प्रोविजन है जो जस्टिस वर्मा के मैटर में, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है उनके इम्पीचमेंट का, जो पूरा आर्टिकल 124 और 228 में दिया गया है, पार्लियामेंट का इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, इन हाउस प्रोसीडिंग के प्रोसेस बिल्कुल अलग है। यानी दोनों सेपरेटली चलेगी, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जजेस के मैटर इतना सेंसिटिव क्यों होता है, उस मैटर्स में इतना फूक फूक कदम क्यों रखा जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको अभी भी लगता है कि इसमें कुछ कोताही हो रही है तो कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट का बहुत ज़्यादा स्वागत है।